कैसे हो आप सब लोग। तो आज का सेशन ईवीएस का पार्ट 4 है। इसके पहले पार्ट 3 वीडियो हमने इस पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से देख करके सीटेट में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आज का ये सेशन जो पार्ट 4 है, राज्य पर आधारित होने वाला है ईवीएस का। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं असम। असम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो असम में घर जमीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश के कारण होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य में घर बांस से बनाए जाते हैं और 10-12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। तो असम में। और बांस से लकड़ियां बाहर भी बनाई जाती हैं और अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। बांस को गरीबों का टिम्बर भी कहा जाता है। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, गरीबों का टिम्बर किसे कहते हैं? तो बांस को। इसके बाद देखते हैं बिहू। असम में एक त्यौहार मनाया जाता है बिहू, जो माघ बिहू 14 से 15 फरवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी घर जो है एक मड़ई यानी सड़ छप्पर बनाया जाता है और सामूहिक रूप से सब लोग भोजन करते हैं। यहाँ बोरा में असम खाए जाने वाला चावल की एक प्रजाति है, किस्म है, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। ताओ कड़ाही को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों को उसमें भरी हुई कढ़ाई में उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाएगा। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुक्तो चावल और रस वाली सब्जी को कहते हैं। आगे देखते हैं केरल। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। केरल में टैपिओका जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव को होती है जो केरल में पाई जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बलियम्मा और नानी को अम्मूमा कहते हैं। चाचा को चिटपन और चाची को कुजम्मा कहते हैं। पिता को अप्पा कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। कथकली नृत्य केरल में होता है। यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। हर एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। कोझिकोड कहाँ है? तो केरल में है। मल्लापुरम जिला कहाँ है? तो केरल में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में कुल 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। अगला है आबू धाबी। यह देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ, झील, तालाब हैं। अबू धाबी में रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी क्या है? तो दिरहम है। अबू धाबी में रेत के पहाड़
या रेत के टीले पाए जाते हैं। इसके बाद है लद्दाख। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत पर फर्श लकड़ी की होती है, दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। लद्दाख में कम बारिश होती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते क्योंकि ठंडे प्रदेश हैं। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लद्दाख में। कम वर्षा कहाँ होती है? लद्दाख में। पेड़ पौधे कहाँ नहीं पाए जाते? लद्दाख में। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ग्राउंड फ्लोर में कौन रहते हैं? जानवर। और जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती है। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं बनाए जाते हैं। गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। वृष्टि छाया वह चीज़ होता है, अगर सूर्य यहाँ से निकलता तो इसका कुछ इस पहाड़ का इधर छाया पड़ती है, इसीलिए इसको वृष्टि छाया कहते हैं। लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू, सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है और यहाँ पर सकरे रास्ते होते। पहाड़ों के बीच कैसे रास्ते होते या लद्दाख में कैसे रास्ते हैं? तो सकरे हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इसमें इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में जुले जुले का मतलब होता है वेलकम। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि लद्दाख में वेलकम को क्या कहते हैं? झूले झूले। ट्राली क्या है? तो लकड़ी से बना झूला को ट्राली कहते हैं और इसका इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। स्किटपोपुल क्या है? तो लद्दाख का एक गांव है। इसके बाद देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें लेप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और इनकी छत कटीली झाड़ियों से बनते हैं। राजस्थान में टैंक को टंका भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कहाँ पे टैंक को टंका कहा जाता है? तो राजस्थान में। यहाँ राजस्थान में आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं जिससे कि बारिश का पानी टैंकों में जमा जा गिरे और बाद में इसे छानकर उपयोग में लाए जाते हैं। यहाँ बहुत कम बारिश होती है। राजस्थान का एक टेकला गांव है जो 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झालर पतन या झलवार में है। राजस्थान के जोधपुर में खिजड़ली गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील हैं और इनकी रक्षा करते हैं। यहाँ तक कि बिश्नोई जात के लोग अपना दूध भी जानवरों को पिला देते हैं, इतना प्यार करते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी एक गांव हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना डर किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। राजस्थान के खिजड़ली गांव में खिजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी छाल दवा बनाने में के काम आती है।
इसकी छाल को कभी कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलियों से सब्जी बनती है और पत्तियों को वहाँ रहने के लिए जानवर इसे खाते हैं। अब देखते हैं बिहार राज्य। बिहार राज्य में मधुबनी नामक जिला है। यहाँ त्योहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं, जिसे हम मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम इसी जिले के नाम पर ही पड़ गया है। आगे देखते हैं श्रीनगर। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में और कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों में और कुछ पर्वतों में पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट या 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी होती है। तो प्रश्न पूछा जाता है हाउस बोट कहाँ है तो श्रीनगर में। डोंगा, ये नाव झीलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों से सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो इसके छत पर डिजाइन होता है उसे खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार के खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें डैब कहते हैं। इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने होते हुए हैं और कुछ ईंट और लकड़ी के भी। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब बनाए जाते हैं। एक आता पूछता शिकारा क्या है तो पर्यटकों को आकर्षित करने वाली नाव है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। गोवा में मछली को किस प्रकार खाते हैं तो नारियल के तेल में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपी पूछा जाता है। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है जो कश्मीर में पाई जाती है। उर्दू, डोंगरी कश्मीर की भाषा है। आगे देखते हैं मनाली। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें कैसी होती हैं तो ढालू होती हैं। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश में है। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है तो तेलुगु है। पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है। इस जिले में अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार की फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। कथक उत्तर प्रदेश का क्या है तो नृत्य है। आगे देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है।
कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी, और कहीं कहीं अचानक घास के बीच में छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। आगे है मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात, राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है तो मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। पहली रेलगाड़ी कहाँ चली थी तो मुंबई में, मुंबई से थाने। नागपांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। सोलापुर कहाँ है तो मुंबई में है। एक 16 घास भी पाई जाती कहाँ, मुंबई में। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड कहाँ है तो मुंबई में है। बच्चू खान प्ले ग्राउंड कहाँ है तो मुंबई में है, जिसका नाम क्या है, मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर रखा गया है। सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ खाए जाते हैं तो महाराष्ट्र में। वर्ली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। आगे है मिजोरम। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल क्या है तो चावल है। यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। जमीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। झूम खेती कहाँ होती है तो मिजोरम में होती है। आगे है कर्नाटक। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। होलगुड़ी गांव कर्नाटक में है, जो बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलगुड़ी गांव में है। आगे देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है तो सूर्य है। पौधे सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। शाकाहारी पौधों को खाते हैं, वे उपभोक्ता कहलाते हैं। मांसाहारी शाकाहारियों को भोजन बनाते हैं। इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली तक होता है। कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में विलीन हो जाती है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जीवाश्मी ईंधन है। जीवाश्मी ईंधन के निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं और इनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। जीवाश्म उन जीवों के अवशेष हैं जो बहुत वर्ष पहले जीते थे, और जीवाश्म ईंधन वे पौधे हैं जो पृथ्वी के नीचे दब गए और जो पत्थरों के बीच में परिवर्तित हो गए। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है। कोयला भी क्या है तो एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। यह एक ठोस पदार्थ है। हमारे देश में कोयले की खानें बिहार के रानीगंज, झरिया और धनबाद नगरों के पास पाई जाती हैं। आगे है तेल। तेल एक द्रव धातु है। भारत में तेल पश्चिमी तट तथा राजस्थान, गुजरात व आसाम के डिगमोई तेल क्षेत्रों में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस, ये विभिन्न गैसों का मिश्रण है। खाना पकाने के प्रयोग में आने वाली गैस को एलपीजी या द्रव पेट्रोलियम गैस कहते हैं और यह सिलेंडरों में भरकर लाई जाती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी बसों, स्कूटरों, ऑटो रिक्शों
और टैक्सियों सार्वजनिक यातायात के वाहनों में प्रयोग किए जाते हैं। आगे है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ये नवीनीकृत संसाधन है और यह कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, परंपरागत स्रोत कौन है, गैर परंपरागत स्रोत कौन है, नवीनीकरण ऊर्जा क्या है, अनवीनीकरण ऊर्जा क्या है। सौर ऊर्जा एक प्रकार का क्या है, तो नवीनीकरण ऊर्जा है। सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति में व्यापक रूप से पाई जाती है। यह प्रदूषण रहित होती है। वायु ऊर्जा। वायु ऊर्जा का पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों के लिए और खेतों की सिंचाई के लिए पानी उठाने के लिए काम हुआ है। वायु की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रयोग में लाई जाती है। आगे है जल विद्युत ऊर्जा। गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय शक्ति या ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र की या सागर की लहरों की ऊर्जा है। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। आगे भूतापीय ऊर्जा। वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। आगे बायोमास से प्राप्त ऊर्जा। पादप सामग्री है जिसका प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ है। बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन में परिवर्तित करने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे गन्ने की खोई, धान की भूसी, अनुपयोगी लकड़ी आदि। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे पर्यावरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन IUCN। हालांकि इसका डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे पर्यावरण संबंधित महत्वपूर्ण संगठन की बात हो रही तो एक बार इसका चर्चा होने वाला है। IUCN इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यह पौधों एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकना, प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना ही IUCN का मुख्य कार्य है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। यह पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। UNEP इसका फुल फॉर्म है हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संघ। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी केन्या में है। इसका भी पर्यावरण कार्यक्रम से संबंध के लिए है एक संगठन है। IPCC क्या है, तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। इसका कार्य मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करना है। आगे है पृथ्वी समिट 1992। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डे जेनेरियो में किया गया था, इसलिए इसे रियो सम्मेलन कहते हैं। आगे है महत्वपूर्ण दिवस, इम्पॉर्टेंट डेज। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे 1 नंबर EVS में। वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 से 15 मई
14 से 15 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। विश्व वन्य प्राणी सप्ताह अक्टूबर का पहला सप्ताह। विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। इसके बाद देखते हैं कृषि। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित। हॉर्टिकल्चर बागवानी उद्यान कृषि या उद्यानिकी से संबंधित। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन या रेशम उत्पादन। वर्मीकल्चर केचुआ पालन। मोरिकल्चर मलबरी की कृषि। सिल्वीकल्चर वनों के विकास व प्रबंधन। विटीकल्चर कल्चर अंगूर की खेती। ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती। मोनोकल्चर एक बार में एक ही फसल की कृषि को मोनोकल्चर कहते हैं। मैरीनीकल्चर समुद्र में जीवों के भोजन हेतु कृषि। हाइड्रोकल्चर पानी में कृषि या बिना मिट्टी के कृषि कार्य। एक्वाकल्चर जलीय जीवों व जलीय पौधों की कृषि। अब देखते हैं मानव रोग, ह्यूमन डिजीज और रोग कारक। क्षय रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। खसरा वायरस द्वारा। चिकन पॉक्स वायरस द्वारा। पोलियो वायरस द्वारा होता है। हैजा जीवाणु द्वारा। टाइफाइड जीवाणु द्वारा। हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा। आगे देखते हैं भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र। वर्तमान में विश्व में 35 हॉट स्पॉट हैं, जिनका विस्तार विश्व के लगभग 2.3% क्षेत्रफल के पर है। 35 हॉट स्पॉट में से 4 भारत में स्थित हैं। और चारों कौन से, भी प्रश्न पूछा जाता है। इंडो बर्मा क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है और श्रीलंका सुंडालैंड है। अब देख लेते हैं नृत्य और राज्य। यहाँ से भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। घूमर नृत्य कहाँ है? तो राजस्थान में। भांगड़ा कहाँ है? तो पंजाब में। लावड़ी महाराष्ट्र में। चोंग नागालैंड। ओडिसी ओडिशा में। बिहू असम में। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश। कथकली केरल। छऊ त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। गढ़वाली त्यौहार उत्तराखंड में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के त्यौहार हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु की। रासलीला उत्तर प्रदेश की। कथक उत्तर प्रदेश। यक्षगान कर्नाटक। गरबा गुजरात। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी टाइप नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीक। किसी भी पॉइंट को स्किप्ड नहीं करना है। भारत का राष्ट्र ध्वज। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की 36 पट्टियाँ होती हैं। और यह 3 रंगों के कारण भारत के ध्वज को क्या कहा जाता है? तिरंगा कहा जाता है। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात 2:3 होता है। ध्वज में सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच एक चक्र बना होता है जो नीले रंग का होता है और इसमें 24 तीलियां होती हैं। यह चक्र सारनाथ में स्थित
अशोक स्तंभ से लिया गया है। 22 जुलाई, इस डेट को याद रखना है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग बलिदान को, सफ़ेद रंग सत्य को, शांति और पवित्रता को तथा हरा रंग समृद्धता उर्वरता का प्रतीक है। अब देखते हैं भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो जन गण मन है। इसको कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। और इसको लिखा किसने है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और सबसे पहले इसको कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। संपूर्ण गीत गायन में कितना समय लगता है, तो 52 सेकेंड। आगे है भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम है, जो लिखा गया किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। और ये लिया गया है कहाँ से, आनंद मठ से। ऐसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ ही स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया था, तो 1895 ईस्वी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ है, जो मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। उनमें से एक सिंह को नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसे राष्ट्र चिन्ह में दर्शाया गया है, जो कि देवनागरी लिख में अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार। भारत का राष्ट्रीय या सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न की शुरुआत 2 फरवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। आगे है राष्ट्रीय पशु। 1973 ईस्वी में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। बाघ जंतु का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। अगला है राष्ट्रीय पक्षी। 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर को संस्कृत भाषा मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पाओ क्रिस्टेसस। आगे है राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल है। और कमल का वास्तविक नाम, वनस्पति नाम क्या है, नीलम्बियन न्यूसीफेरा। आगे है राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो हॉकी को माना जाता है। लगातार 6 स्वर्ण पदक जीता था, तब से हॉकी को जो है राष्ट्रीय खेल बना दिया गया। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फिकस बेंगलेसिस। राष्ट्रीय लिपि कौन सी है, तो देवनागरी है। भारत की राष्ट्रीय नदी। गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी माना जाता है। हिंदू धर्म व बौद्ध ग्रंथों में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा नदी हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहां पर इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो हाथी है, जिसको 2010 में बनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो डॉल्फिन है, जिसे 18 मई 2010 को भारत के
पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वाटिक पशु के रूप में गंगा नदी में पाई जाने वाले डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। आगे भारत की राजभाषा। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जबकि आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी भारत की राजभाषा है। और भारत के संविधान में कितने भाषा हैं? तो कुल 22 भाषा हैं। हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मिती यानी मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, संथाली रहेगा, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो भारत में के संविधान में कितने भाषा वर्णित है? तो 22। एक प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी भाषा ऐसी जो बहुत फेमस है लेकिन भारत के संविधान में वर्णित नहीं है? तो भोजपुरी। कौन सी है? भोजपुरी। अब देखते हैं भारत की राष्ट्रीय मुद्रा। रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। भारतीय रुपया चिन्ह को भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा है और आमों को सभी फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय दिवस। भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती घोषित, यानी 3 दिवस जो है भारत का राष्ट्रीय दिवस है। राष्ट्रीय पंचांग। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है जो शक संवत पर आधारित है। ग्रेगियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया। चैत्र मास भाषिक पंचांग भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह है। तो हमारे इस ईवीएस पोर्शन को हमने करीब 4 या 5 वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं और इससे बाहर अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसका धीरे धीरे कभी प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।